हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत के शेष दो वंशों के बारे में हम देखते हैं, जो कि सैयद वंश तथा लोदी वंश हैं। इसके बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। इसके पहले हम दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश के बारे में वीडियो बना चुके हैं, अर्थात उससे रिलेटेड जानकारी जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जानकारी हम इसके पहले तीन वीडियो में डाल दिए हैं। तो आज देखते हैं दोस्तों सैयद वंश और लोदी वंश। तो सैयद वंश और लोदी वंश के बाद क्या हो जाएगा, मेरा दिल्ली सल्तनत का काल समाप्त हो जाएगा। अर्थात हम एक ट्रिक बताए थे दोस्तों, वो ट्रिक था दाखी तू सैलो। तो इसे देखते हैं दोस्तों, इसी को फिर से रिपीट करके देखते हैं कि क्या मेरा कौन कौन बचा हुआ था। दाखी तू सैलो। तो इस क्रम में देखते हैं दोस्तों, दास वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया। तो आज हम देख रहे हैं दोस्तों सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में। तो इसे देखते हैं दोस्तों बारी बारी से। तो इसमें हम सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि तुगलक वंश का अंत कब हो गया था। 1414 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हो गया था। और तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आ गया था, सैयद वंश आ गया था, जिसका कि काल कब से कब तक है, 1414 से 1451 तक है। और इसका संस्थापक कौन है, इसका संस्थापक खिजर खां है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि खिजर खां जो है एक क्या थे, ये इन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, अर्थात इन्होंने अपने आप को कभी सुल्तान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। और इन्होंने किसकी उपाधि धारण की, तो रैयत ए आलाम। अर्थात हम देखते हैं दोस्तों कि तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था, जो कि तुगलक वंश के शासनकाल में हुआ था। तो तैमूर लंग जब यहाँ आए थे आक्रमण करने के लिए, तो हम देखें कि उसके तैमूर लंग के आक्रमण में मदद कौन किया था तैमूर लंग को, तो यही खिजर खां मदद के द्वारा मदद किया गया था। जिसके कारण से कि प्रारंभ में जब तैमूर लंग यहाँ से आक्रमण करके यहाँ से जीत के, अर्थात तुगलक वंश के समय में तैमूर लंग के द्वारा जो 1398 ईस्वी में आक्रमण हुआ था, वो यहाँ से जीत के जब वापस जाने लगे अपने वतन के ओर, तो यहाँ पे जो वो उसके द्वारा जो जीता गया प्रदेश था लाहौर, मुल्तान तथा दीपालपुर। लाहौर, मुल्तान तथा दीपालपुर का शासक किसे बना दिया गया, वह बागडोर अपना खिजर खां के हाथ में दे दिया गया। और इसी कारण से खिजर खां कभी अपने आप को सुल्तान के रूप में नहीं देखा। इन्होंने रैयत ए आला के नाम से उपाधि धारण किया। रैयत ए आला मतलब यह जो है किसी के अंदर है और किसी को यह कर भेजा करता था। अर्थात तैमूर लंग के बेटा शाहरुख को यह जो है कर भी भेजा करता था। तैमूर लंग का जो पुत्र था शाहरुख, उसे अपने अधीनता, जो उसके अधीन जो शासक इसे बनाया गया था, उसे कर के रूप में भेजा जाता था। और इसे तैमूर लंग के द्वारा ही लाहौर, मुल्तानपुर तथा दीपालपुर का शासक बना के रखा गया। तो इसी दौरान उन्होंने लाहौर, मुल्तान तथा दीपालपुर का शासक बनने के दौरान यह दिल्ली पर भी कब्जा कर लिए। और 1414 ईस्वी में क्या किए, सैयद वंश का स्थापना किए। तो और इसका शासनकाल देखते हैं दोस्तों, जब ये उन्होंने 1414 ईस्वी में सैयद वंश का स्थापना किए, तो 1414 से 1421 तक, अर्थात 7 वर्ष तक यह जो है गद्दी पर बैठे रहे। इसके बाद इसका पुत्र मुबारक शाह, जो कि 1421 से 1434 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। और खिजर खां के दो पुत्र थे, एक मुबारक शाह और एक फरीद खान। तो मुबारक शाह दिल्ली के गद्दी पर बैठा, और मुबारक शाह के बाद यानी 1434 ईस्वी के बाद मुबारक शाह के बाद कौन गद्दी पर बैठा, इसका भतीजा अर्थात मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1434 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और इनका मृत्यु 1443 ईस्वी में हो गया। और इसके बाद आलम शाह 1443 से 1451 तक गद्दी पर बैठा। तो सैयद वंश से दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि इस वंश के समय में कुछ ज़्यादा घटना नहीं हुआ था। इसी कारण देखते हैं दोस्तों, तब फिर भी जो छोटा छोटा और इम्पोर्टेंट घटना हुआ था, उसे हम बारी बारी से देख लेते हैं दोस्तों। तो इसे हम देख लेंगे दोस्तों। सबसे पहले संस्थापक कौन थे, इसका संस्थापक खिजर खां थे, जो कि 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन किए। 1421 ईस्वी के बाद मुबारक शाह शासक बने, जो कि उसके पुत्र थे। तो मुबारक शाह कब से कब तक बने, 1421 से 1434 ईस्वी तक शासक बने। और 1434 ईस्वी के बाद फिर मोहम्मद शाह शासक बने, जो 1443 ईस्वी तक रहे। और 1443 ईस्वी से 1451 तक अंत में, यानी सैयद वंश का सबसे अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह, इसका पूरा नाम अलाउद्दीन आलम शाह अर्थात आलम शाह बने। और इससे रिलेटेड, इस वंश से रिलेटेड कुछ जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। मुबारक शाह का दरबारी इतिहासकार कौन था, दरबारी इतिहासकार अय्या बिन अहमद सरहिंदी। मुबारक शाह का दरबारी इतिहासकार था अय्या बिन अहमद सरहिंदी, जिसके द्वारा मुबारक शाह का जीवनी लिखा गया, तारीख मुबारक शाही। यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में बराबर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि तारीख मुबारक शाही किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो यह अय्या बिन अहमद सरहिंदी, जो कि किसके दरबार में थे, मुबारक शाह के दरबार में थे। मुबारक शाह के बाद गद्दी पे कौन बैठा था, मोहम्मद शाह बैठा था। और मुबारक शाह के द्वारा ही क्या किया गया, मुबारक शाह के द्वारा ही
मुबारकाबाद शहर का स्थापना किया गया। अर्थात हम देखते हैं दोस्तों कि मुबारक शाह के द्वारा मुबारकाबाद शहर का स्थापना किया गया। और इस वंश के काल को अर्थात हम कह सकते हैं कि 1451 को मकबरा निर्माण का काल कहते हैं। अर्थात सर्वाधिक मकबरा का निर्माण कहाँ हुआ था, तो सैयद वंश में हुआ था। अर्थात इस वंश के काल को क्या कहते हैं, मकबरा निर्माण का काल कहते हैं। ऐसे हम सबसे पहले देखें मकबरा का निर्माण किसके समय में हुआ था, तो दिल्ली सल्तनत में ही हुआ था, इल्तुतमिश के समय में हुआ था। परंतु हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले मकबरा का निर्माण कौन शासक के समय में हुआ था, अर्थात कौन शासक के द्वारा करवाया गया था। सबसे पहले मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश जो कि दास वंश के शासक थे, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था। इल्तुतमिश के समय में सबसे पहले मकबरा का निर्माण हुआ था। परंतु शुद्ध इस्लामिक पद्धति में, अर्थात हम कह सकते हैं कि शुद्ध इस्लामिक पद्धति में सबसे पहले मकबरा का निर्माण किसके समय में हुआ था, तो यह बलबन के समय में हुआ था। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों मकबरा का निर्माण कहाँ हुआ था, तो दास वंश के समय में हुआ था, इल्तुतमिश के समय में हुआ था और फिर बलबन के समय में। अर्थात हम कहते हैं शुद्ध इस्लामिक पद्धति में मकबरा का निर्माण बलबन के समय में हुआ था और सबसे पहले मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश के समय में हुआ था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों कि परंतु सर्वाधिक मकबरा का निर्माण कहाँ हुआ, सैयद वंश में सर्वाधिक मकबरा का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों कि अंतिम शासक 1451 में आलम शाह था, जो जिसके बाद फिर लोधी वंश आ गया। अर्थात लोधी वंश का स्थापना कब हुआ, 1451 ईस्वी में। और लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश था और कब से कब तक चला, 1451 से 1526 तक। लोधी वंश के प्रमुख 3 शासक रहे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी तथा इब्राहिम लोधी। तो इसके संस्थापक थे कौन, बहलोल लोधी थे। और यह इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, 1451 से 1489 ईस्वी तक। और बहलोल लोधी में इतना अच्छा विचार थे अपने सरदारों के प्रति, अर्थात अपने मंत्रिमंडल के प्रति, कि जब इनके सरदार खड़े रहते थे तो उनके सम्मान में, अर्थात इनका मंत्रिमंडल जब खड़े रहते थे तो उनके सम्मान में यह खुद स्वयं भी खड़े हो जाते थे और अपने सभी सरदारों के बैठने के बाद यह स्वयं भी बैठते थे। और इन्होंने अपने नाम पर एक सिक्का चलवाया जिसे कि बहलोली सिक्का के नाम से जानते हैं। और यह सिक्का बहुत दिन तक, अर्थात बहलोल लोधी के मरने के बाद भी, इनका शासनकाल समाप्त होने के बाद भी यह सिक्का कब तक प्रचलन में था, तो अकबर के काल तक प्रचलन में था। अर्थात हम देखते हैं दोस्तों कि मुगल के आने के बाद भी अकबर के समय तक बहलोली सिक्का प्रचलन में था। इन्होंने जौनपुर पर आक्रमण करके जीत लिया और जौनपुर विजय, उस समय जौनपुर विजय बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भारत का सिराज के नाम से, भारत का शिक्षा के केंद्र के नाम पे जाना जाता था। कौन, जौनपुर जाना जाता था, जो कि वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से ज़्यादातर घटना दोस्तों, जितने भी पहले साम्राज्य हुए उत्तर भारत की में ही देखने को मिलता है ज़्यादातर साम्राज्य। तो यह जौनपुर, जो कि भारत का सिराज के नाम से जाना जाता था, इस पर जो है आक्रमण करके इसे जीत लिया गया। किसके द्वारा जीत लिया गया, बहलोल लोधी के द्वारा जीत लिया गया। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां, बहलोल लोधी का पुत्र का नाम क्या था, निजाम खां था, जो कि 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से, अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां था, जो कि सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से, अर्थात जो कि आगे चल के सिकंदर लोधी के नाम से प्रचलित हुआ। कहाँ गद्दी पे बैठा, दिल्ली के सिंहासन पे गद्दी पे बैठा। अर्थात यह जो है निजाम खां, अर्थात बोले कि निजाम खां कौन था, तो वही सिकंदर लोधी था। आगे चल के सिकंदर लोधी बना, सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पे बैठा। और देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने इनके सबसे महत्वपूर्ण काम, अर्थात प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आगरा शहर की स्थापना किसने की। जिस प्रकार पाटलिपुत्र शहर का स्थापना राजा उदयन के द्वारा किया गया था, उसी प्रकार आगरा शहर का स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया। और आगरा शहर का स्थापना कब किया गया था सिकंदर लोधी के द्वारा, तो 1504 ईस्वी में। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनका रहा आगरा का शहर का स्थापना, जो कि 1504 ईस्वी में किए थे। और इन्होंने जब आगरा शहर का स्थापना किए 1504 ईस्वी में, तो इन्होंने अपना राजधानी को क्या कर लिया, वहाँ से दिल्ली से परिवर्तित कर क्या कर लिए थे, आगरा बना लिए थे, क्योंकि यह एक नए शहर की स्थापना किए थे, नया शहर बसाए थे। और इन्होंने भूमि की माप के लिए, अर्थात जमीन का माप के लिए उन्होंने एक पैमाना चलाया था, जो कि किस नाम से जाना जाता था, गज ए सिकंदरी के नाम से। अर्थात हम कह सकते हैं कि
यह जो है एक पैमाना बनवाया जो कि गजे सिकंदरी के नाम से प्रचलित हुआ, अर्थात भूमि की माप के लिए इन्होंने एक पैमाना गजे सिकंदरी के नाम से चलवाया। तथा यह इनके द्वारा गुलरुखी शीर्षक से, यानी अपने नाम से नहीं बल्कि गुलरुखी शीर्षक से एक कविता लिखने का प्रचलन इसके द्वारा प्रारंभ किया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि गुलरुखी शीर्षक से कविता लिखने वाला सुल्तान कौन था, तो यह सिकंदर लोदी था। ये भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि गुलरुखी शीर्षक से कविता लिखने वाला सुल्तान कौन था, तो सिकंदर लोदी था। इन्होंने नगरकोट में एक ज्वालामुखी मंदिर था, इन्होंने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को क्या किया, तोड़कर उस पर आक्रमण कर उसको ध्वस्त कर उसके टुकड़ों को क्या किया, उसके टुकड़ों को कसाईयों में बांट दिया गया। और यह किस लिए बांट दिया गया, किस उद्देश्य से बांट दिया गया, तो इसका मंशा था कि हिंदू धर्म का नाश करना। इसी कारण से इन्होंने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके टुकड़ों को दे दिया गया, कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया गया। अर्थात इन्होंने कुछ ऐसे भी कार्य किए जिससे कि मुसलमान को भी इन्होंने परेशान किया। इन्होंने मुसलमान को ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुसलमान जो ताजिया निकालते थे, अर्थात यह ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक हो गए सिकंदर लोदी। तथा इन्होंने पीरों और संतों के मज़ारों पर जाने से क्या कर दिया, महिला को जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। पीरों और संतों के मज़ारों पर महिला को जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसे हम देखते हैं दोस्तों कि यह मुसलमानों के लिए भी कुछ कड़े कानून व्यवस्था किए थे। अर्थात हम कह सकते हैं इन्होंने ताजिया को निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था और पीरों और संतों के मज़ारों पर महिला को जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसके बाद सिकंदर लोदी के बाद हम देखते हैं आगे इसने कुछ और प्रमुख कार्य किए थे। इन्होंने खाद्यान्न पर लगने वाले कर को हटा दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो उस समय जकात कर लगता था उस कर को हटा दिया गया तथा खाद्यान्न पर से जकात कर को हटा दिया गया तथा इसकी मृत्यु गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु कब हो गई, 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। अर्थात हम कह सकते हैं कि 21 नवंबर 1517 ईस्वी को गले की बीमारी के कारण किसकी मृत्यु हो गई, सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। तथा सिकंदर लोदी के मृत्यु के पश्चात गद्दी पे कौन बैठा, अर्थात हम कह सकते हैं कि आगरा इसका राजधानी था, तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे कौन बैठा, तो इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे इब्राहिम लोदी बैठा जो कि इसका छोटा पुत्र था। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका सिकंदर लोदी के दो पुत्र थे, एक का नाम जलाल खां था। सिकंदर लोदी के दो पुत्र, एक का नाम जलाल खां था और दूसरा इब्राहिम लोदी थे, जो कि इब्राहिम लोदी गद्दी पे बैठे और यह 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक गद्दी पर बने रहे। अर्थात दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुए और दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक भी इब्राहिम लोदी, क्योंकि 1517 से 1526 ईस्वी के बाद मुगल वंश का प्रारंभ हो गया। तो देखते हैं दोस्तों 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के द्वारा, यानी कि 1517 ईस्वी में जब यह गद्दी पे बैठे तो 1518 ईस्वी में इसे खतौली का युद्ध में राणा सांगा ने पराजित कर दिया। अर्थात इब्राहिम लोदी जो है किस पे आक्रमण किए थे, राणा सांगा की ओर बढ़े थे और इस पे आक्रमण किए थे। अर्थात इसे 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में इसे राणा सांगा के द्वारा पराजित कर दिया गया तथा राणा सांगा से पराजित होने के बाद 1518 ईस्वी के बाद इन्होंने 1526 ईस्वी में, जो कि इब्राहिम लोदी के संबंधी थे, एक आलम खां लोदी, इब्राहिम लोदी के संबंधी आलम खां लोदी तथा पंजाब के सूबेदार थे दौलत खां लोदी, इन्होंने इब्राहिम लोदी से गुस्सा होकर, उससे क्षुब्ध होकर, उससे बिछड़ने के लिए, उससे अलग होने के लिए क्या किए, इन्होंने उससे अलग होने के लिए न्योता दिए किसे, बाबर को आमंत्रित किए। अर्थात इन्होंने दूसरे शासक को आमंत्रित कौन किए, इन्होंने बाबर को आमंत्रित किए, किसके लिए, तो इब्राहिम लोदी को मारने के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके अधीनता से बचने के लिए दौलत खां लोदी जो कि पंजाब के सूबेदार थे तथा आलम खां लोदी इसके इब्राहिम लोदी के अधीनता से बचने के लिए किसे न्योता दिए, तो बाबर को न्योता दिए, आमंत्रित किए कि आप आइए और इब्राहिम लोदी पे आक्रमण कीजिए, जिसके कारण पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया, बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़ा गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस आलम खां लोदी यानी इब्राहिम लोदी के संबंधी आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए बाबर जो है इब्राहिम लोदी पे आक्रमण किए और यह इसका परिणाम क्या हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी।
अर्थात युद्ध के मैदान में जो है मरने वाला अंतिम शासक कौन था, मरने वाला प्रथम शासक युद्ध के, यानी दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक जो कि युद्ध के मैदान में मरा, तो वह शासक इब्राहिम लोदी था। और इसी युद्ध के पश्चात यानी पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ, पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात क्या हो गया, लोदी वंश का अंत हो गया। इब्राहिम लोदी की हत्या के बाद लोदी वंश का अंत हो गया तथा उसके स्थान पे, लोदी वंश के स्थान पे क्या हो गया, मुगल वंश का नींव डला गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि बाबर के द्वारा मुगल वंश का नींव पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जो हुआ था, इसी के दौरान मुगल वंश का नींव पड़ा। और इस नींव को आमंत्रित करता यानी मुगल वंश को लाने वाला कौन थे, तो इब्राहिम लोदी के ही संबंधी आलम खां लोदी तथा दौलत खां लोदी थे। इस युद्ध को बाबर को जीतने का प्रमुख कारण था, बाबर के जीतने का प्रमुख कारण क्या था, तो इसमें इन्होंने तोप का प्रयोग किए थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि तोप का प्रथम प्रयोग कब हुआ था भारत में, तो पानीपत के युद्ध में हुआ था। पानीपत के युद्ध में किसकी ओर से हुआ था, तो बाबर की ओर से हुआ था। अर्थात हम कह सकते हैं कि बाबर जो है तोप का प्रयोग किया था इस युद्ध में, जिसके कारण बाबर का जीत का प्रमुख कारण बना। ऐसे भी लोदी वंश कमजोर पड़ रहा था उस समय, तो बाबर जो है इस युद्ध को जीतते हैं और मुगल वंश का नींव डालते हैं। तो इस युद्ध में बाबर के जो तोपची थे, जो प्रमुख तोपची थे, कौन कौन थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये भी पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा कौन थे, बाबर के तोपची थे। अर्थात हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो कि युद्ध के मैदान में मारा गया। और बाबर के तोपची कौन थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देख लिए दिल्ली सल्तनत के पूरे काल को, अर्थात 1206 से लेकर 1526 तक देख लिए। 1200 अर्थात हम दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों के यानी पांचों वंश के सीरीज में हम देख लिए दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश। पांचों वंश के सीरीज में हम पूरा वंश दिल्ली सल्तनत देख लिए। अर्थात हम आगे देखेंगे दोस्तों मुगल वंश के बारे में। तो मुगल वंश कब से प्रारंभ होता है, 1526 ईस्वी से, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इसका नींव पड़ जाता है। तो मुगल वंश के बारे में कई अन्य शासक हुए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जो कि पूर्ववर्ती मुगल सम्राट में आते हैं, तथा उत्तरवर्ती मुगल सम्राट में और सारे कई अन्य शासक आते हैं। तो इस दिल्ली सल्तनत का सीरीज खत्म हो जाने के बाद अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे दोस्तों वो मुगल वंश पे बनाएंगे, और बीच बीच में करंट अफेयर का भी वीडियो डालने का कोशिश करेंगे। और हो सके तो आप लोग भी कुछ सजेस्ट कीजिए कमेंट में कि किस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए, और इस यह वीडियो बनाने में क्या गलती हो गया, क्या मिस्टेक हो गया। और जितना हो सके दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें इसे, और जितना अधिक से अधिक हो सके इसे शेयर करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के डालें। इससे आप लोग को भी फायदा होगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया रहेगा, आप लोग को याद करने में आसानी होगा। थैंक यू दोस्तों।